हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिष्य एजुकेशन। मैं हूं पंकज गोदियाल और आज हम बात करने वाले हैं संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी के नाम से भी जाना जाता है। उसके पार्ट 1 के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ अनुच्छेदों को हम इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, क्यों इनको हमारे संविधान में रखा गया है, इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो जो डीपीएसपी है, ये राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं, तो अगर हम थोड़ा सा संविधान के पिछली हिस्ट्री में जाएं, तो जिस समय संविधान सभा का जब निर्माण हुआ था, तो उस समय हमारे जो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव को संवैधानिक सलाहकार रखा गया था। और उन्होंने ये 2 सुझाव सुझाए थे कि हमारे संविधान में 2 तरीके के मौलिक अधिकार रखने चाहिए, मौलिक अधिकार 1 और मौलिक अधिकार 2। यानी ऐसे मौलिक अधिकार जो सीधे व्यक्ति को दिए जाएंगे और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के द्वारा उन पर रिट जारी कर दी जाएगी, सीधे तौर पर उनको फायदा पहुंचाया जा सकता है। दूसरा, जो राज्य के लिए दिए जाएंगे, राज्यों के क्या मौलिक अधिकार होंगे। तो इस चीज़ के लिए हालांकि हमने अपने संविधान में मौलिक अधिकार 1 और 2 नहीं रखा गया है, हमने सिर्फ डायरेक्टली जो अधिकार दिए हैं वो मौलिक अधिकार कहलाए, और जो राज्यों के लिए दिए गए तो हमने मौलिक अधिकार 2 न रखकर उनका नाम क्या रखा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व रखा गया है। यहाँ पर राज्यों के लिए ये मौलिक अधिकार, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि राज्यों के लिए हमने ये मौलिक अधिकार प्रदान किए हुए हैं। चलिए बात करते हैं कौन कौन से आर्टिकल का। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इनका संविधान में क्या उद्देश्य है। तो संविधान का इनका उद्देश्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना है, राज्य को किस तरीके से काम करना चाहिए, राज्य का प्रशासन क्या होना चाहिए, या एक राज्य का मतलब यहाँ पर सरकार से है, किस तरह से सरकार अपने आप को बढ़ावा दे सकती है, कैसे वो एक बेहतर सरकार बनकर उभरेगी, कैसे राज्यों की बात करेगी, देश के विकास के लिए कैसे काम करेगी। ठीक है, ये हमने इसके लिए यहाँ पर कुछ तत्व रखे, कुछ पॉइंट्स उनके लिए दिखे गए। दूसरा, हमने यहाँ के जो लोग हैं, लोगों को हमने दिया है उनका मूल्यांकन करने के लिए कहा गया। यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनके आधार पर एक राज्य क्या कर रहा है, एक सरकार क्या कर रही है, उनका मूल्यांकन कौन करेगा। तो मूल्यांकन कौन करेगा, नागरिक, यहाँ के लोग उसका मूल्यांकन करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना, जिस तरीके से मौलिक अधिकार को हम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हम उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा क्या किया जा सकता है, ठीक है, रिट डाली जा सकती हैं। उसी प्रकार से इनमें राज्य नीति निर्देशक जो तत्व हैं, डीपीएसपी हैं, इनको न्यायोचित नहीं है, यानी इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसीलिए हमने नागरिकों को बोला कि आप हमारा मूल्यांकन कीजिए। उस राज्य सरकार का क्या किएंगे, जो ये सरकार के द्वारा नीति निर्देशक तत्व हैं, इनका मूल्यांकन किया जाएगा नागरिकों की तरफ से। लेकिन वो कैसे करेंगे, हमारा देश लोकतांत्रिक है, और कैसे करेंगे, अपने वोट के दम पर देखेंगे, अपने वोट के दम पर इनका मूल्यांकन करेंगे। आप डायरेक्टली इनको न्याय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो ये कुछ हमने उद्देश्य समझे, डीपीएसपी कहाँ से आए, ठीक है, और ये वैसे भी हमने कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड के संविधान से हमने इन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। चलिए बात करते हैं, अब कुछ आर्टिकल्स हैं जहाँ पर कुछ बात की गई है। तो पहला, इसी में देखिए 2 आर्टिकल्स हमारे पास हैं, आर्टिकल 36 और 37। इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा की है कि राज्य का मतलब सरकार से, कि किस तरीके से एक राज्य को होना चाहिए, किस तरीके से वो काम करे, ठीक है, किस तरह से उसको अभिव्यक्ति होनी चाहिए। ये सारी की सारी एक अच्छे राज्य की यहाँ पर परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 37 में इस भाग में अंतर्विस्तृत तत्वों को लागू होना, ठीक है, तो किस तरीके से इन तत्वों को लागू कर सकता है एक बेहतर राज्य बनाने के लिए, ठीक है, कुछ क्या साधन हैं, क्या प्रोसेस है, क्या नीतियां हैं, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। आर्टिकल 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ठीक है, यानी राज्य का जो लोक कल्याण है, लोगों के कल्याण की अभिवृद्धि करना, वृद्धि करना, उसमें कल्याण के बारे में सोचा जाना, और उसकी सामाजिक जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को बनाए रखने का भी यहाँ पर बात की गई है। 39, राज्य द्वारा अनुसरण की गई कुछ नीति तत्व, ठीक है, यानी जो राज्य है उसके द्वारा कुछ यहाँ पर कुछ अनुसरणीय तत्वों को क्या किया जाएगा, जो अनुसरण किए हैं उसकी नीतियों के बारे में यहाँ पर बात की गई। कुछ ऐसी नीतियाँ जो राज्य द्वारा अनुसरण की गई हैं, उनके द्वारा क्या किया जाएगा, यहाँ पर उन नीतियों को या उन तत्वों को यहाँ पर सुझाया जाएगा। आर्टिकल 39A, इसे हमने 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि एक राज्य का कर्तव्य होगा कि वो उस लोक के, उस व्यक्ति के, यानी उस राज्य के हर व्यक्ति को क्या दिया जाएगा, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, विधिक मतलब कानूनी, ठीक है, निःशुल्क रूप से कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी।
और समान न्याय। देखिए यहाँ पर जो न्याय है तो हमने कहीं ना कहीं जो ये डीपीएसपी हैं ये कहीं ना कहीं प्रस्तावना से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। जब हमने प्रस्तावना का जो वीडियो है आप जाकर देख सकते हैं, तो उस वीडियो में भी हमने चर्चा की है, वहाँ पर भी उस प्रस्तावना में भी न्याय शब्द का वहाँ पर भी उल्लेख किया गया है। देखिए न्याय जो है भारत में जो न्याय है वो 3 तरीका, सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है। न्याय अगर हमें देना है तो 3 तरीके से हम दे सकते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। लेकिन अगर हम लोकतांत्रिक की बात करेंगे, लोकतंत्र के आधार की बात करेंगे, तो वहां पर 2 तरीके का न्याय, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक न्याय वहां पर राजनीतिक न्याय नहीं दिया जाता। तो यहां पर जो बात की गई है न्याय की, अगर हम बात करें तो समान रूप से न्याय दिया जाएगा, सामाजिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी। साथ साथ इसी के साथ साथ निःशुल्क विधिक सहायता, यानी फ्री में, निःशुल्क में क्या दी जाएगी, कानूनी सहायता भी प्रदान की जाएगी। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अब ये बिल्कुल अलग सा है कि जब जो हमारी ग्राम पंचायतें, ग्रामीण क्षेत्र की जो पंचायतें होती हैं उनके संगठन का यहाँ पर प्रावधान किया गया है इस आर्टिकल 40 में, आर्टिकल 40 में, ठीक है। अगर अनुसूची की बात करेगा तो हमारी कौन सी 11वीं अनुसूची, जो हमने ये 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा हमने ये 11वीं अनुसूची जोड़ी थी पंचायती राज से संबंधित, ठीक है। और बहुत सारी हमने समितियां बनाई थी, बलवंत राय समिति, एलवी सिंधवी समिति, ठीक है, अशोक मेहता समिति, ऐसी बहुत सारी समितियां हमने इन पंचायतों के लिए बात की गई थी। हमारे पास अभी भी त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आर्टिकल 41 की। तो कुछ दशाओं में अब हमने यहाँ पर आर्टिकल 41, 42 और 43 जो है इसे हमने तीनों को एक साथ लेके पढ़ना है। थोड़ा शॉर्टकट तरीके से पढ़ेंगे। कैसे? आर्टिकल 40 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, यानी कुछ ऐसी दशाएं हैं जहां पर क्या कर सकते हैं हम, कुछ काम मिल सकता है, हमें काम पा सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। शिक्षा के संबंध में भी प्रावधान किया गया है। लोक की सहायता, ठीक है, सरकार के द्वारा ऐसा कुछ दिया जाएगा जहां पर लोक सहायता का भी अधिकार होगा, जहां पर हमें सरकार की आवश्यकता होगी वहां पर सरकार हमारी मदद करेगी, ठीक है। 42वां आर्टिकल काम की न्याय संगत और मनोविचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, ठीक है। यानी जहां पर आप क्या करोगे, काम, अगर आपको कुछ दशाओं में काम मिलता है तो जिस जगह पर आप काम कर रहे हो वो न्याय संगत होनी चाहिए, वहां पर न्याय मिलना चाहिए, न्याय के तौर पर होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए। और मानवोचित दशाओं, यानी एक मनुष्य के द्वारा जो काम किया जाता है, जहां पर किया जाना चाहिए उस मानवोचित दशाएं, ठीक है, एक मन, जहाँ पर कोई मनुष्य है उसके मन से संबंधित या फिर उचित दशाएं वहाँ पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पर आपका मन काम में नहीं लग रहा, ठीक है, या आप हमेशा आप किसमें संकट की स्थिति में आप बने हुए हो, ठीक है, तो ऐसी दशाएं भी नहीं होनी चाहिए। तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, प्रसूति सहायता यानी मातृत्व सहायता का उपबंध भी यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। प्रसूति से संबंधित सहायता का उपबंध भी सरकार के द्वारा किया जा सकता है। जैसे अलग अलग जो स्टेट की गवर्नमेंट्स होती हैं, जो सरकारें होती हैं, जो केंद्र में हो चाहे राज्यों में हो, वहाँ पर भी क्या किया जाता है, ठीक है, सरकार अलग अलग स्टेटों के द्वारा भी मातृत्व सहायता का उपबंध भी किया जाता है। यानी कि सपोज करो आपने कोई स्टेट है जहाँ पर मातृत्व सहायता के लिए कुछ बेड्स फ्री दिए जाते हैं, जब प्रेगनेंसी होती है उस समय पर सरकारी जो खर्च है वो माफ़ कर दिया जाता है, ठीक है। कहीं पर कुछ एम्बुलेंस सेवा जैसे 108 की सेवाएँ हैं, ठीक है, इस तरह की सेवाएँ भी मुफ्त में दी जाती हैं, ठीक है। तो ये भी एक राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, ठीक है। अब देखिए आप जहां पर काम करोगे न्याय संगत जगह पर, मानवोचित दशाओं की जगहों पर जहां पर आप काम करोगे तो उसके लिए आपको क्या दी जाएगी, मजदूरी भी दी जाएगी, ठीक है। तो इन्हीं कामकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का भी यहां पर प्रावधान किया गया है, ठीक है। 43A, ठीक है, उद्योगों के प्रबंध में कामकारों का भाग लेना, ठीक है। अब यहाँ पर कामकारों के लिए जो मजदूरी है, कुछ ऐसे उद्योगों के प्रबंध में कामकारों का भाग लेना भी यहाँ पर रखा गया है। 43B में सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, यानी कुछ ऐसी सहकारी समितियां हैं, ठीक है, तो राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वो जो सहकारी समितियां हैं उनके यहाँ पर उनको भी बढ़ावा मिलना चाहिए। इन्हीं कामकारों के अंतर्गत अगर कामकार मिले तो अच्छी, उनके लिए मजदूरी तो मिलनी, अगर आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर आप मजदूरी ले सकते हैं, ठीक है, आपको तो मजदूरी मिलेगी। साथ ही साथ अगर ऐसा नहीं है तो कुटीर उद्योगों को भी यहाँ पर क्या दिया जाए, प्रोत्साहन दिया जाना। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कुटीर उद्योगों का प्रावधान भी आर्टिकल 43 में कर दिया है। कुटीर उद्योग का मतलब जैसे चटाई बुनना, ठीक है, इस तरह के कोई उद्योग, कपड़े का छोटा मोटा उद्योग है, ऊनी से संबंधित कोई वस्त्र होते हैं, छोटे मोटे मिट्टी के बर्तन बनाना, इस तरह के जो छोटे मोटे उद्योग हैं सरकार के द्वारा उनको भी बढ़ावा दे देना चाहिए। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है, जो इसका पार्ट 1 है। अगले कुछ आर्टिकल्स हम अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।